ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। एक फीमेल है जिसको जो कि डायग्नोस केस है गाल स्टोन डिजीज़ की, तो उसको राइट हाइपर कॉन्ट्रेंट पेन में, यानी राइट हाइपर कॉन्ट्रेंट में पेन हुआ और फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स और जॉन्डस हो गया, और उसको कोलेंजाइटिस सस्पेक्टेड है। ठीक हो गया। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कोलेंजाइटिस के बारे में? ओके, तो कोलेंजाइटिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा शार्कोट ट्राइड। ओके, ठीक हो गया। तो एक्यूट कोलेंजाइटिस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्यूट कोलेंजाइटिस क्या होता है? सीबीडी स्टोन की वजह से देखने को मिल सकता है, कोलिडोकोलिथियासिस की वजह से देखने को मिल सकता है। अब सीबीडी में रट्टा मार लेना कि प्राइमरी स्टोन होते हैं, सेकेंडरी स्टोन होते हैं और कुछ रिटेंड स्टोन भी होती है कोलिसिस्टेक्टमी के बाद भी, जिसकी वजह से पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम हो सकता है। प्राइमरी स्टोन में जो स्टोन है जो कि सीबीडी में अपने बनते हैं तो वो ब्राउन स्टोन होते हैं। सेकेंडरी स्टोन जो कि गॉल ब्लैडर से पास हुए हैं तो वो ब्लैक स्टोन्स होते हैं। जो रिटेंड स्टोन होते हैं ये पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, बाकी इनके कैसे क्लिनिकल फीचर को डिफरेंशिएट करना, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होगा जिसमें प्लूराइटिस, डार्क यूरिन, पेल स्टूल देखने को मिलेगा, शार्कोट्राइड देखने को मिलेगा, फीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन होगा, जॉन्डस होगा, रेनाल्ड पेंटॉड है जिसमें हाइपोटेंशन, मेंटल स्टेटस चेंजेस आपको देखने को मिल सकती है। ओके, और यहाँ पे एक ला अप्लाई करोगे कुर्वोसियर साइन और कुर्वोसियर ला। कुर्वोसियर साइन या कुर्वोसियर ला ये कहता है कि अगर किसी पेशेंट में पाल्पेबल नॉन टेंडर गाल ब्लैडर है तो वो ओके गाल स्टोन की वजह से नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, वो किस वजह से हो सकता है? वो आगे कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास की वजह से हो सकता है, न्यूप्लाज्म वगैरह की हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि अगर गाल ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन की वजह से है तो गाल ब्लैडर की फाइब्रोसिस हो जाएगी और वो साइज़ नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये आपका एक्यूट कोलेंजाइटिस वगैरह आ जाएगा। बाकी एक्यूट कोलेंजाइटिस में डब्ल्यूबीसी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। पेनफुल फ्लक्चुएटिंग इंटरमिटेंट जॉन्डस आपको देखने को मिलेगा, कभी हो रहा है नहीं हो रहा। और सीबीडी की डायलिटेशन मिलेगी 8 मिलीमीटर से ज़्यादा की होगी। और इन्वेस्टिगेशन और चॉइस किया होगी ईआरसीपी होगी, बाकी एमआरसीपी पीटीसी कर सकते होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर रट्टा मार लेना कि आप ईआरसीपी करोगे और ईआरसीपी एंडोस्कोपिक पैपिलॉटमी करोगे, फिर आप स्फिंक्टरोटमी करोगे और स्टोन को निकाल दोगे। इसके अलावा पीटीसी से आप कोलिडोकोस्कोपी भी कर सकते हैं और कोलिडोकॉटमी और इंसर्शन ऑफ टी ट्यूब करेंगे। ओके, तो टी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद ना ओके हम टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम करेंगे 7 से लेकर 10 दिन पर। अगर टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम नॉर्मल है तो हम टी ट्यूब को निकाल लेंगे। अगर कोई स्टोन मिल गया है, कोई रेजिडुअल स्टोन है, तो आपने क्या करना है? टी ट्यूब को आपने रखना है तकरीबन 4 से लेकर 6 हफ्तों तक, ताकि वो ट्रैक में चौर हो जाए। मेन आपने ईआरसी पे रट्टा मार लेनी है। डोर्मिया बास्केट से या जे स्टंट से आप रिमूव करते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। बाकी कोलिडोकॉटमी भी हम कर सकते होते हैं। ओके, ठीक है, वहाँ से आप टी ट्यूब इंसर्ट करते होते हैं। कोलिडोकॉटमी क्या होता है? सर्जिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ सीबीडी होता है। ओपन या लैप्रोस्कोपी कर सकते होते हैं और सीबीडी में लॉन्गिट्यूडल इंसीन डालते हैं और टी ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर? और इसका जो लॉन्ग लिम्ब होता है वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे होता है और ट्रेन कर लेते हैं। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम 7 से लेकर 10 दिन पे लेते हैं ताकि रेजिडुअल स्टोन को देखे, अगर मिल गया है तो 4 से लेकर 6 हफ्तों तक रखेंगे ताकि ट्रैक मैच्योर हो जाए। फिर आप इसको परक्यूटेनियसली रिमूव कर लोगे अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस।